हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो आज हम आपके लिए सुबह के नाश्ते के रूम में जो हमारी क्लास चलती है उसकी क्लास नंबर 28 लेकर आई हूँ। आज की क्लास में आपको फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने रखे फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी छोड़े नहीं, लगातार हमारे साथ वीडियो को देखते रहना। आज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। लगातार हमारे साथ वीडियो को देखते रहना। और ये क्लास आपको सुबह मिलती है, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपको ये क्लास मिल जाती है, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखा करो। और शाम को हमारी बायोलॉजी क्लास चलती है और आज आपकी फिजिक्स की क्लास भी अपलोड हो चुकी है। गुरुत्वाकर्षण न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है सत्येंद्र सर के द्वारा। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि फिजिक्स का जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर मेरा है 544। 544 क्वेश्चन हम आपको इस सीरीज में कंप्लीट करा चुके हैं टॉप 1000 क्वेश्चन में। तो अभी तक आपने पिछले सभी क्वेश्चन नहीं देखे तो एक बार उनको जरूर देखना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने वहां पर आपको कराए हुए। तो चलिए बात करते हैं 545 पर। ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया हुआ था और ये भी बोला था कि जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे उनका नाम भी लेकर आएंगे। तो चलिए बात करते, पहले क्वेश्चन बता देते आंसर उसका, उसके बाद हम नाम लेते किन स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि निम्न पादप समूह को पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न तथा हाल ही में उत्पन्न पादप के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम उत्पन्न तथा हाल ही में उत्पन्न पादप के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको सबसे पहले कौन सा पादप आया था, उसके बाद कौन सा पादप आया था, उसके बाद कौन सा पादप आया था, इस प्रकार से आपको क्रम से लगाना होगा। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फर्न, मॉस, शैवाल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आपका शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी है मॉस, शैवाल, फर्न, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। डी है शैवाल, मॉस, फर्न, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। आप देखो क्रम से कैसे लगाओगे। तो आपको पता है पहले से कि सबसे पहले पृथ्वी पर शैवाल थैलोफाइट पहले आए थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए लिखा है इसमें थैलोफाइट को पीछे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा ही नहीं। बात करते हैं दूसरे पर। तो देखो दूसरे को देखने के बाद तीसरा पहले देख लो, मॉस फिर शैवाल। ऐसा नहीं है, सबसे पहले आपके और पीछे से भी देख सकते हैं आप, जिम्नोस्पर्म पहले आया था, उसके बाद एंजियोस्पर्म आए थे। पहले अनावृत बीजी पादप आए, उसके बाद आवृत बीजी आए, तो ये भी नहीं होगा हमारा। उसके बाद देखो शैवाल, मॉस, फर्न, शैवाल, मॉस, फर्न, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो देखो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो हमारा है, एंजियोस्पर्म है ये बाद में आए थे, जिम्नोस्पर्म पहले आए थे, तो ये भी गलत हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शैवाल सबसे पहले, उसके बाद मॉस आए थे, उसके बाद आपके फर्न, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। मॉस के देखो शैवाल के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो शैवाल, इसे इस क्रम को आप ऐसे भी लिख सकते हो शैवाल। शैवाल के बाद आपके आए थे ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट के अंदर क्या आता है, मॉस। ये भी आपको याद कर लेना है। शैवाल, उसके बाद ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट के बाद आपके टेरिडोफाइट और टेरिडोफाइट के अंतर्गत आपका क्या आता है, फर्न आता है। हमने आपको एक ट्रिक्स बताई हुई थी बहुत ही अच्छी, जिससे आप कभी भी जिंदगी में नहीं बोल सकते, पूरी जिंदगी आपको याद रहेगी। वो क्या ट्रिक्स थी? तो देखो टेरिडोफाइट के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, फर्न। ट्रिक्स हमने आपको बताई थी बम फट, बम फट। वहां से ब्रायोफाइट, मां से मॉस, फा से फर्न और टा से टेरिडोफाइट। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि ब्रायोफाइट के अंतर्गत मॉस आते हैं, जबकि टेरिडोफाइट के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, फर्न आते हैं। तो सिर्फ आपको ये ट्रिक याद करनी है, आप दोनों ही याद कर सकते हो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे जिंदगी भर, ठीक है। तो बम फट, उसके बाद टेरिडोफाइट के बाद क्या आते हैं, तो टेरिडोफाइट के बाद आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद क्या आता है, एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। और ये आपका टॉपिक अभी बाकी है जो हम आपको फिनिश करा देंगे।
आज यानी कल की वीडियो में आपको फिनिश करा देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सवाल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं किन किन स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया हुआ था। सबसे पहले जो हमारे पास आंसर आया था वो था, सबसे पहले जो हमारे पास आंसर आया था कमेंट में आरडी, उसके बाद मान्य सचान, उसके बाद आपका डॉक्टर शिवू, ज्योति राजपूत जी, हिमांशी, और उसके बाद नंदिनी राजपूत, महेंद्र यादव, प्रियंका पीके, आकांक्षा चौरासिया, सेजोल कनौजिया और गोलू शाक्य। इन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था। हमें बहुत अच्छा लगा, इतने सारे स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया। वीडियो तो कई लोग देखते हैं, हमने देखा लगभग 100+ व्यू चले जाते हैं एक दिन में, लेकिन आप लोग आंसर नहीं देते हो। सभी लोग आंसर दिया करो, जिससे हमें भी पता चले कितने लोग हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हो। आज हम जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर सभी लोगों को देखना है। जो भी वीडियो देखे सभी लोग अच्छे से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का। इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे आज, और चारों ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों बीमाएं ऐसी बीमाएं जो एग्जाम के लिए, जो समझ लो कि ऊपर है, ये समझो आप, ये हमेशा ही पूछी जाती है। एग्जाम जो एग्जामिनर होता है वो इन बीमाओं को हमेशा किसी न किसी एग्जाम में रख ही देता है, चाहे आप मेडिकल लाइन में तैयारी कर रहे हो चाहे और बाकी की एग्जाम की। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सयानता गुणांक की बीमा है। निम्नलिखित में से सयानता गुणांक की बीमा क्या है? तो देखो सबसे पहले आपको हम एक एक करके सॉल्व कराएंगे चारों को, और चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सयानता गुणांक। अब देखो बीमा निकालने के लिए हमने आपको बताया था, वीडियो हमारी डली हुई है इससे संबंधित। तो चलिए बात करते हैं हम सयानता गुणांक। आपसे सयानता गुणांक की बीमा पूछी गई है, इनमें से आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी सयानता गुणांक की बीमा है। तो देखो सयानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि एरिया, क्षेत्रफल, और गुणे वेग प्रवणता। ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो आपको यदि किसी की बीमा निकालनी है, यदि आपको निकालनी है तो आपको देखो फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। ये तो आपको हर हालत में याद होने ही चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप बीमा निकाल ही नहीं सकते। या आप ऐसा कर सकते हो, बीमा है कई बीमा ऐसी है जिनको इम्पोर्टेंट है, उनको रट सकते हो, लेकिन रटे से काम नहीं चलेगा आपका। आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी पड़ेगी कि वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो बीमा तो बहुत ही सरल निकालना है। बीमा तो चुटकियों में आपकी निकल सकती है यदि आपको फॉर्मूला पता है उसका। तो देखो सयानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। अब देखो, अब आपको पता है बल की बीमा क्या होती है। तो बल की बीमा आपकी होती है, जो छोटी छोटी बीमाएं है वो तो आपको पता है, जैसे बल हुआ, त्वरण हुआ, वेग हुआ, कार्य हुआ, शक्ति हुआ। ये बीमा तो आपको याद ही करनी है, याद कर लो, बहुत ही इजी है, कोई कठिन नहीं जाता है। कार्य ऊर्जा की बीमा एक ही होती है, बल की आपकी बल की होती है mL/(T⁻⁻1) वटे क्षेत्रफल मतलब एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई जब 2 बार होगी तो L² हो जाएगा। तो L² ये गुणे। अब देखो वेग प्रवणता बराबर क्या होता है। तो वेग प्रवणता बराबर आपका होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी। हम देखो वेग प्रवणता की बीमा निकाल के आपको दिखा रहे हैं। वेग प्रवणता की बीमा भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे भी आप लोग याद कर ले। वेग परिवर्तन वटे दूरी। अब आपको पता है वेग परिवर्तन यानी वेग की बीमा क्या होती है। तो वेग की बीमा आपको पहले से पता होगी, वेग की बीमा है वो आपको पहले से पता होगी, वेग परिवर्तन बटे दूरी। तो LT-1 और दूरी क्या होती है L से L मेरी कट जाएगी तो क्या बचेगी T⁻⁻1, और बीमा को हमेशा ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसकी बीमा निकल के आई, वेग प्रवणता की। क्या निकल के आई, T⁻⁻1। अब देखो एक L से एक L हमारी कट गई, ये L जब ये प्लस की घात 1 बची है, ये जब ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो क्या होगी mL/(1) और ये T⁻⁻1 जब ये ऊपर जाएगी हमारी तो ये किसकी हो जाएगी,
ये हमारी माइनस माइनस जब होगी तो ये माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस जब ये ऊपर जाएगी हमारी एम एल की टी की पावर -2 होगा, सॉरी, क्योंकि कार्य की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और बल की विमा होती है एम एल टी की पावर -2। तो देखो ये जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो 2 में से जब बन जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो टी की पावर -1। ये आपकी सयांतर गुणांक की विमा निकल के आ गई है। ये हमारी जब ऊपर जाएगी प्लस की या नीचे का ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की घात है जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। ये आपकी विमा किसकी निकल के आई, श्यानता गुणांक की विमा निकल के आ गई है। अब आपको इसका फॉर्मूला याद कर लेना है, बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, और विमा इसकी निकल के आई एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हमेशा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी और डी पर, ये किसकी बीमाएं हैं। तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग प्लीज नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले, ठीक है। यदि आप लोग हमारे साथ लिखते हुए चलते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा पक्का, क्योंकि जो चीज लिख के याद की जा सकती है वो ऐसे याद नहीं हो सकती है। तो आप लोग वेग प्रवणता की बीमा भी याद कर ले, वेग प्रवणता की बीमा याद पता है तो आप उस सयांतर गुणांक की निकाल सकते हो। अब बात करते हैं ये बीमा किसकी है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 के की पावर -1। ये बीमा जो आपकी है वो बोल्ट्जमान जितने नियतांक वाली बीमाएं सभी आप लोग याद कर लो, बोल्ट्जमान नियतांक, ये बोल्ट्जमान नियतांक की बीमा है। अब देखो इसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप इसकी बीमा निकाल सकते हो। तो बोल्ट्जमान नियतांक बराबर होता है गतिज ऊर्जा बटे ताप, गतिज ऊर्जा बटे ताप। अब देखो गतिज ऊर्जा कोई भी हो, ऊर्जा चाहे आपकी स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, ऊर्जा यदि आपकी है तो उसकी बीमा एक ही होगी। जो ऊर्जा की बीमा होगी वही गतिज ऊर्जा की बीमा होगी, वही स्थितिज ऊर्जा की बीमा और वही आपकी कार्य की बीमा होगी बल्कि। तो गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और ताप की बीमा, ताप को हम थीटा लिख सकते हैं या आप के लिख सकते हो। ताप बराबर जो होता है उसे हम उसकी बीमा थीटा भी लिख सकते हैं या के भी लिख सकते हैं। तो हम के लिख रहे हैं क्योंकि के इसमें हमको दिया हुआ है। तो देखो के जब ये ऊपर जाएगी हमारा, ये इस पे प्लस घात है, जब ये ऊपर जाएगी तो किसकी, माइनस की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 के की पावर -1। तो ये आपकी बीमा निकल के आ गई है, किसकी, बोल्ट्जमान नियतांक की। तो ऑप्शन नंबर जो डी लिखा है ये बोल्ट्जमान नियतांक की बीमा है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर ले, ठीक है। ये जितनी नियतांक वाली बीमाएं, गुणांक वाली बीमाएं सभी इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 किसकी है, तो इसे साफ करते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं ये किसकी बीमा है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये आपकी जो बीमा है इसे हम साफ कर रहे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिएगा अच्छे से समझते हुए चले, जो चीज समझ में ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे। अब बात करते हैं एम एल, ऑप्शन नंबर सी पर, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। ये बीमा किसकी है, तो ये बीमा आपकी है प्लांक नियतांक की। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछी गई है, जैसे बीएचयू हुआ, जीएसपीएम हुआ, सीपी नेट हुआ। सीपी नेट में शायद पिछले साल ये थी या कोई और, ये शायद पूछी गई थी आपके 2020 में, प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है, तो प्लांक नियतांक बराबर आपका होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति। अब आप वही बात फिर आ चुकी है, आवृत्ति ऊर्जा की बीमा क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और आवृत्ति क्या होता है, 1 बटे आवर्तकाल, तो आवर्तकाल यानी कि टी की पावर -1। आवृत्ति की जो बीमा होगी वो टी की पावर -1 होगी। तो एम एल स्क्वायर
माइनस ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ml² t की 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ml² t की पावर -2 इसकी विमा, सॉरी ml² t की पावर -1 ये आपकी प्लांक नियतांक की विमा हो जाएगी। अब बात करते हैं mt -2 ये किसकी विमा होती है, तो ये आपकी विमा होती है स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक। देखो 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं यहाँ से, तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। तो इस सीरीज में आपको इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जाए जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करें। इसका जो फॉर्मूला होता है स्प्रिंग बल नियतांक का, वो आपका होता है आरोपित बल। अब ये आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा क्या होता है आरोपित बल। और स्प्रिंग बल नियतांक बराबर आरोपित बल बटे आपका जो होता है लंबाई में वृद्धि, अब आपको देखो लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई कोई मतलब नई विमा नहीं होगी। अब बल की क्या होती है mlt की पावर -2 और बटे लंबाई का मतलब l से l हमारा कट जाएगा, बचा क्या आपका mt की पावर -2, तो यही विमा हमारी निकल के आ रही है। देखो mt की पावर -2, तो ऑप्शन नंबर जो डी लिखा है ये किसकी विमा है, स्प्रिंग बल का नियतांक। जो आपकी सी में लिखा है वो प्लांक नियतांक की विमा है, जो बी ऑप्शन में लिखा है ये बोल्ट्जमान नियतांक की विमा है, जो आपकी ऑप्शन नंबर ए लिखा है ये आपकी श्यानता गुणांक की बीमा है। और चारों ही बीमा आप लोग अच्छे से याद कर लें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये बीमाएं, आपके एग्जाम में आपसे आगे पूछी जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 547 पर। ओके, तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 547। 547 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बायकाएं प्लस सह कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, बायकाएं प्लस सह कोशिकाएं यानी कि बेसल्स और कॉम्पेनियन सेल्स किसमें पाई जाती है, टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में, नीटम में या एंजियोस्पर्म में। तो देखो बायकाएं और सह कोशिकाएं टेरिडोफाइट में होती नहीं, ब्रायोफाइट में होती नहीं, नीटम जो होता है वो आपका किसमें आता है, नीटम ये आपका जिम्नोस्पर्म में आता है। इसमें आपकी बायकाएं पाई जाती हैं, वैसे तो नहीं होती है, वैसे तो मतलब दोनों यहाँ पे ये नीटम जो होता है देखिएगा, थोड़ा दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, फिर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बायकाएं प्लस सह कोशिकाएं किसमें नहीं पाई जाती हैं, टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में, नीटम में, एंजियोस्पर्म में। तो देखो किसमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो देखो टेरिडोफाइट में भी नहीं होती है, ब्रायोफाइट के में भी नहीं होती है, में मतलब ब्रायोफाइट में जो जाइलम कोशिकाएं होती है उनमें बायकाएं नहीं होती है, जो फ्लोएम होता है उसमें सह कोशिकाएं नहीं होती है। बात करते हैं नीटम, तो नीटम एक आपका कैसा पादप है, नीटम आपका एक अनावृत बीजी पादप है। कैसा पादप है, अनावृत बीजी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनावृत बीजी पादप है। आपने अनावृत बीजी की वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नीटम एक अनावृत बीजी पादप है। अनावृत बीजी पादप जो होते हैं वो संवहनी पादप होते हैं, ये भी बस ठीक है, संवहनी पादप होते हैं। संवहनी पादप तो होते हैं, लेकिन जाइलम में जो आपकी होती है वो बायकाएं नहीं पाई जाती है, और फ्लोएम जो आपका ऊतक होता है उसमें सह कोशिकाएं नहीं होती है, यानी कॉम्पेनियन सेल्स नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद है, जो आपका नीटम होता है, नीटम है, इफेड्रा होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका जाइलम होता है, क्या होता है, जाइलम ऊतक जो होता है, जाइलम जो ऊतक होता है उसमें बायकाएं पाई जाती है, एक ये अपवाद है, वैसे नहीं होती है। वैसे अनावृत बीजी जो पादप होते हैं उसमें बायकाएं नहीं होती है, लेकिन जब नीटम और इफेड्रा नाम के 2 पादप ऐसे अपवाद स्वरूप है जिनकी बात कर ली जाए तो इनमें क्या होता है, बायकाएं पाई जाती हैं, बायकाएं जो होती हैं वो पाई जाती है, तो इसमें भी हो। अब बात सह कोशिकाएं लेकिन नहीं होती है, तो अब बात करते हैं बायकाएं और सह कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, दोनों ही किसमें पाई जाती है, और उनके जो बाकी के जो जाइलम फ्लोएम एमिनी पूर्णतः विकसित किसमें होता है, तो वो आपका एंजियोस्पर्म में होता है। किसमें होता है, एंजियोस्पर्म मतलब की आवृत बीजी। इस टॉपिक को हम आगे सॉल्व कराऊंगी।
क्योंकि ये मेरा आधा डला अभी मतलब पढ़ाना है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 548, यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, वृक्क में, मूत्राशय में, या इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया जो होता है उसका निर्माण जो होता है वो यकृत के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? यकृत के। किसके अंदर होता है? यकृत यानी कि लीवर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। ये हम आपको जब उत्सर्जन तंत्र जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। कुछ तंत्र है जैसे पाचन तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ, परिसंचरण तंत्र हुआ, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो हम जल्द ही आपको ये टॉपिक कराने की कोशिश करूंगी। अब आगे ये हमारा प्लांट किंगडम खत्म हो जाए, उसके बाद एनिमल किंगडम, उसके बाद हम आगे यही टॉपिक आपको करा देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यकृत में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन पॉलीमर है। ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? ग्लाइकोजन जो होता है वो किसका बहुलक होता है? सुक्रोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, या माल्टोज का? तो देखो ग्लाइकोजन जो होता है आपका, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संचित का होता है। यह मनुष्य में भोजन के रूप में संचित रहता है। मनुष्य में भोजन के रूप में संचित रहता है यकृत में। वो भी किसमें संचित होता है? यकृत में इसका भंडारण होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होता रहता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होता रहता है। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज होता है, बदलता रहता है, यकृत में संचित हो जाता है। अब आपसे पूछा गया कि ग्लाइकोजन पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है? तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका है? वैसे तो आपको ग्लूकोज लिखा मिल सकता है, लेकिन ये पूरा बिल्कुल तो सही है आपका। वो किसका बहुलक है? तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। किसका होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक जो होता है वो क्या, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर क्या बना होता है? ग्लाइकोजन बना होता है, ग्लाइकोजन बना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जबकि सुक्रोज की बात की जाए तो सुक्रोज जो आपका होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 550, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? ये टॉपिक इस टाइम चल रहा है और ये वीडियो डल चुकी है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए। 6.67 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी आपको बीमा निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज का जो क्वेश्चन है आपका यही रहेगा, इसकी बीमा आपको निकाल के दिखानी है। तो देखो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक का मान होता है वो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और ये मान आपको याद कर लेना हर हालत में, बहुत ही इंपोर्टेंट है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ये जो इसका मात्रक है ये भी आपको याद होना चाहिए। इसका मात्रक, इसकी बीमा, तीनों चीज आपको पता, मात्रक, बीमा और प्लस इसका मान, ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो तीनों ही आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 551 पर, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 551। 551 क्वेश्चन आज का हमारा है, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा होता है। वायुमंडल पृथ्वी से कैसे जुड़ा होता है? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, विभिन्न गैसों की उपस्थिति, या वायुमंडल की विरल संरचना के कारण। तो देखो जो वायुमंडल है हमारा वो पृथ्वी से किस कारण जुड़ा होता है? तो वो आपका जुड़ा जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ये जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पृथ्वी का जो गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्व बल है, उसी के कारण ये जुड़ा होता है। किससे? पृथ्वी से। अर्थ जो हमारी ये पृथ्वी है उससे वायुमंडल जुड़ा रहता है, ठीक है। तो किस बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण। पृथ्वी में एक बल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? गुरुत्व बल। और गुरुत्व का बल क्या है? अपनी तरफ खींचना। पृथ्वी अपनी तरफ जिस बल से खींचती है कोई वस्तु को उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे क्लास नंबर 29, उसमें हम आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से कराएंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे हम थोड़ा डिटेल से कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले इसका आंसर बताना होगा। इससे संबंधित जो भी पॉइंट हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे थोड़ा डिटेल से। फिर हम इस क्वेश्चन को 29 क्लास में कराएंगे आपको डिटेल से, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखना। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट या फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए इसके बारे में कौन सबसे अच्छा, सबसे डिटेल से आंसर देता है, उसी के नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जो ग्लाइकोलाइसिस से कम 3-4 पॉइंट लिखेगा, कम से कम आपको 4 पॉइंट तो लिखने ही होंगे। जो 4 पॉइंट बिल्कुल सही पॉइंट लिखेगा ग्लाइकोलाइसिस से, उसी के नाम हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का लेकर आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 553, किस कीट के जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल में प्यूपा अवस्था नहीं होती है? बात करते हैं प्यूपा अवस्था का मतलब क्या होता है। तो प्यूपा एक स्टेज है जो किसी कीट के, ये कीट की तीसरी स्टेज है। कौन सी स्टेज है? तीसरी अवस्था है। कोई भी कीड़ा है, कीट है, उसकी ये तीसरी अवस्था होती है। तो बात करते हैं पहली अवस्था कौन सी है। तो पहली अवस्था जो आपकी होती है, सबसे पहले आपकी जो पहली अवस्था आती है वो क्या होती है। तो पहली अवस्था आपकी होती है भ्रूण। क्या होती है? भ्रूण। सबसे पहले भ्रूण, भ्रूण के बाद आपकी लार्वा, जो लार्वा अवस्था जिसे कहते हैं होती है मेढक की लार्वा अवस्था, और होती है जैसे टेडपोल कहा जाता है, मच्छर की लार्वा अवस्था एक आती है। तो भ्रूण, भ्रूण के बाद लार्वा अवस्था, तीसरी अवस्था जो आती है आपकी आती है वो प्यूपा आती है। क्या आती है? प्यूपा। और प्यूपा के बाद जो चौथी अवस्था जो आपकी आती है उसे कहते हैं पूर्ण, यानी चौथी अवस्था में डायरेक्ट आपका एक कीट बन जाता है, पूर्ण कीट, यानी पूरे कीट का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले मेन बात आपको याद करनी कि कीट, कोई भी कीट है उसकी 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाओं को वह फेस करता है, तब कहीं पूरा कीड़ा बनके तैयार, पूरा कीट बनके तैयार होता है। तो सबसे पहले भ्रूण अवस्था होती है, फिर लार्वा अवस्था आती है, फिर प्यूपा अवस्था आती है, फिर पूर्ण कीट बन जाता है। तो ये जो किस जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है, तो मच्छर की होती है, सिल्क मोथ की भी होती है, खटमल, तितली की भी होती है, जबकि खटमल में प्यूपा अवस्था नहीं आती है। खटमल यानी आपने देखा एक प्रकार का कीड़ा है जो आप चारपाई होती है उसमें आपको इसमें मिलता है, और बाकी लकड़ी होती है उसमें ये कीड़ा पाया जाता है। तो एक प्रकार का कीड़ा है, ये भी कीट है। जो खटमल होता है इसमें आपकी प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती। बाकी तितली हुआ, सिल्क मोथ और आपका मच्छर, इन तीनों में ही आपका पाया जाता है। ठीक है, और अवस्थाओं की बात की जाए तो भ्रूण, लार्वा, प्यूपा, फिर पूरे कीट का निर्माण होता है। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं किसी कीट की होती है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा, खटमल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। आज हमने आपके 553 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और वीडियो भी आपकी आज की लंबी होगी क्योंकि हमने आपको शुरुआत में फिर इसके 4 क्वेश्चन, चारों ऑप्शन समझाए। बीमारी चारों इंपोर्टेंट थी तो हमें समझाना बहुत ज्यादा जरूरी लगा, इसलिए हमने आपको वो 4 क्वेश्चन समझाए, तो टाइम थोड़ा और बढ़ गया है। कोई बात नहीं, कंटेंट अच्छा हो, क्वेश्चन अच्छे हो, तो वीडियो लंबी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो फिजिक्स के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात आपसे और बोलनी है, आप लोग जो हम कहते हैं वो नहीं करते, थोड़ा सपोर्ट कर दो। हमने उस दिन भी आपसे बोला था कि 800 प्लस सब्सक्राइब करा देना, तो आपकी वीडियो आपको गुरुत्वाकर्षण की मिलेगी, लेकिन आप लोगों ने नहीं कराए। 8 कम थे ओनली सब्सक्राइब हमारे, वो भी आपने पूरे नहीं किया। कोई बात नहीं, हमारी ड्यूटी है आपको पढ़ाना। मैंने फिर भी आपका गुरुत्वाकर्षण चैप्टर डाला, सर से बोला, उन्होंने तब ये चैप्टर डाला, फिर भी हमने कोशिश की आपके लिए वीडियो बनवाने की। ठीक है, और वीडियो भी आपकी आई सुबह, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।